अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायात सहाफ़त का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त देख रहे हैं सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त भारत में हम बिलखुसूस उस दौर से गुज़र रहे हैं जिस दौर में हमारी तारीख़ को या हमारे से पहले हुक्मरानों की तारीख़ को बड़ी तेज़ी के साथ बदलने की कोशिश हो रही है और न जाने अगले कुछ सालों में हमारे आने वाले नस्लें भारत की तारीख़ को बिलखुसूस जिन लोगों ने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया या अंग्रेज़ों से जिन्होंने लोहा लिया उनको किस अंदाज में पेश करेंगे। इससे पहले भी हमने वीकली सीधी बात में इस बात का तसलसल के साथ बहुत सारे आज़ादी में जिन लोगों के अहम किरदार थे उनकी तफसीलात, उनकी तारीख़ और फिर हमारे जितने भी इस्लाम के जो हीरोज़ हैं उनकी तफसीलात रखने की कोशिशें हुई हैं। वक्तन फ़वक्तन उसी का सिलसिला हम लोग जारी रखेंगे। आज मैं आपको गैर मुनक़सिम बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की कहानी सुनाऊंगा। आपको मालूम होना चाहिए कि ये वो शख्स था जिसके वहशियाना कत्ल के बाद हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों ने 180 साल तक राज किया था और इनकी कहानी में ये भी है कि ये अपनों की बहुत बड़ी सियासत, गद्दारी, मुनाफिकत का शिकार हुए। इनकी 4 बीवियाँ थीं। तारीख़ कहती है कि एक बीवी हिंदू थी और भी बहुत सारी चीज़ें। मैं अलबत्ता इस ज़रूर सुनाऊंगा रेहान फजल के उस मज़मून के हवाले से कि जो पलासी की जंग हारने के बाद सिराजुद्दीन को किस कदर कत्ल कर दिया गया और उसके बाद अंग्रेज़ किस तरह से जो है निडर हो गए। तफसीलात में जाऊँ नाज़रीन गिरामी, उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर करें और हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने की हमारी मदद करें, इसलिए कि इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती और आपकी ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन, रेहान फजल ने लिखा था कि 23 जून 1757 को पलासी की जंग हारने के बाद सिराजुद्दौला ऊंट पर भाग निकले और तुलुए आफताब के साथ ही मुर्शिदाबाद पहुंचे। अगले ही दिन रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र को एक नोट भेजा जिसमें कहा गया था कि मैं आपको इस फतह पर मुबारकबादी देता हूं। ये फतह मेरी नहीं है, मुझे उम्मीद है कि आपको नवाब बनाने का ऐलान करने का एजाज़ मुझे हासिल होगा। नाज़रीन गिरामी, पलासी की जंग में मीर जाफ़र जो इन्हीं के मातहत में था, उसकी गद्दारी की वजह से, अंग्रेज़ों के साथ साजिश करने की वजह से बिल आखिर जो है पूरी तरह से सिराजुद्दौला को हार हुई और वो वहाँ से भाग निकले थे। चलते चलते बता दूं कि हमेशा से इस कौम को अगर नुकसान पहुँचाया गया है तो वो कौम की ही गद्दारों की जानिब से हुआ है और इसमें तमाम तरह के गद्दार शामिल थे। उसमें मज़हब का क्या लेना देना, वहाँ तो हुकूमत की, इख्तिदार की हवस हुआ करती थी। बहरकैफ, इससे पहले सुबह सवेरे घबराहट, थकावट का शिकार लगने वाले मीर जाफ़र बरतानवी कैंप में अपनी मौजूदगी दर्ज कर रहे थे तो बरतानवी फ़ौजी उन्हें कर्नल क्लाइव के ख़ीमे में ले गए। क्लाइव ने मीर जाफ़र को मशवरा दिया कि वो फौरी तौर पर दारुल हुकूमत मुर्शिदाबाद की तरफ कूच कर जाएं और इस पर कब्ज़ा कर लें। उन्होंने आगाह किया कि मीर जाफ़र के साथ उनके कर्नल वाट्स भी जाएंगे। क्लाइव मरकज़ी फ़ौज के साथ उनके पीछे आ गए। उन्हें मुर्शिदाबाद तक पहुंचने में 3 दिन लगे। रास्ते में सड़कों पर छोड़ी गई तोपें और टूटी हुई गाड़ियां और सिराजुद्दौला के सिपाहियों और घोड़ों की लाशें मिली थी। सर पेंड्रल मून अपनी किताब द ब्रिटिश कन्क्वेस्ट एंड डोमिनियन इन इंडिया में लिखते हैं कि अगरचे क्लाइव को 27 जून को मुर्शिदाबाद पहुंचना था, लेकिन जगत सेठ ने उन्हें मुतनब्बा किया कि उनको मारने का मंसूबा बनाया जा रहा है।
लिहाजा 29 जून को क्लाइव शहर में दाखिल हुए। मीर जाफ़र ने शहर के अहम दाखिली दरवाजे पर उनका इस्तकबाल किया। ये रॉबर्ट क्लाइव ही थे जिन्होंने मीर जाफ़र को तख्त पर बिठाया और उन्हें सलामी दी, यानी गद्दारी का उनको जो है इनाम दिया मीर जाफ़र को। फिर उन्होंने ऐलान किया कि कंपनी मीर जाफ़र के इख्तिदार में किसी भी तरह मुदाखलत नहीं करेगी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, और सिर्फ तिजारती मामलात पर निगाह रखेगी। अंग्रेज़ों ने इस जंग के 180 साल बाद तक एक तरफा तौर पर हिंदुस्तान पर हुक्मरानी जारी रखी थी, इन गद्दारों की वजह से, मीर जाफ़र और उसके साथियों की वजह से। बहरकैफ क्लाइव रातों रात यूरोप के अमीर तरीन शख्स बन गया था। क्लाइव को सिराजुद्दौला के ख़जाने से 5 करोड़ रुपए मिले, जो उनकी तवक्को से कम थे। मशहूर मुअर्रिख विलियम डार लिम्पल अपनी किताब अनार्की में लिखते हैं कि इस फतह के लिए क्लाइव को ज़ाती तौर पर 34,000 पाउंड की रकम मिलने जा रही थी। उसके अलावा वो उस जागीर के मालिक भी बनने वाले थे जो सालाना 27,000 पाउंड कमा कर देने वाली थी। अगर उन्हें सारी रकम मिल जाती तो रॉबर्ट क्लाइव अचानक 33 साल की उम्र में यूरोप के सबसे अमीर लोगों में शामिल होने वाले थे। अगले कुछ दिन बहुत तनाव में गुजरे। क्लाइव को खौफ था कि मीर जाफ़र अपने वादे से न मुकर जाए। वो दोनों एक दूसरे को इसी तरह अजाब देने की कोशिश कर रहे थे जैसे दो बड़े गुंडे बड़ी लूट मार के बाद उसको बांटने के लिए बैठ गए थे। यानी सब दौलत के लिए हुआ था, हुक्मरानी के लिए हुआ था। हुक्मरानी के लिए किस तरह से मीर जाफ़र उसके साथियों ने मिलकर के धोखा दिया सिराजुद्दौला को, वो आप जानते हैं। बहरकैफ आगे ये हुआ कि जब क्लाइव इस लूट मार में से अपना हिस्सा लेने के मुंतज़िर थे तो मीर जाफ़र के बेटे मीरान ने सिराजुद्दौला को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जो बंगाल के दारुल हुकूमत से फ़रार हो चुके थे। मशहूर मुअर्रिख सैयद ग़ुलाम हुसैन ख़ान ने अपनी फ़ारसी ज़बान में लिखी गई किताब सयार अल-मताख़िरी में लिखा है कि सिराजुद्दौला आम लोगों का लिबास पहनकर भागे थे। उसके हमरा उनके करीबी रिश्तेदार और बाज़ ख्वाजा सरा भी थे। सुबह 3 बजे उन्होंने अपने अहलिया लुत्फ़ुन निसा और बाज़ करीबी रिश्तेदारों को इहातेदार गाड़ियों में बैठा दिया। जितना सोना और जेवरात अपने साथ ले सके अपने साथ ले गए और महल छोड़कर भाग निकले। वो पहले भागवान गोला गए और फिर 2 दिन बाद कई कश्तियां बदलकर महल के किनारे पर पहुंचे। यहाँ वो कुछ खाना खाने के लिए ठहरे। उन्होंने खिचड़ी बनवाई, वो इसलिए कि उन्होंने उनके साथ सफ़र करने वाले लोगों ने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। गैर मुनक़सिम पूरे बंगाल के नवाब का यह हालत है। फिर आगे क्या हुआ, उसी इलाके के एक फ़कीर शाहदाना जिसका नाम बताया जाता है, उसने मुखबिरी करते हुए सिराजुद्दौला के दुश्मनों को उनके वहाँ पहुँचने की खबर दी थी। वो दुश्मन जो उन्हें ढूंढने के लिए दिन रात ये कर रहे थे, खबर मिलते ही मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम ने दरिया अबूर किया और सिराजुद्दौला को अपने मुसल्लह अफराज के साथ घेर लिया। मीर जाफ़र का दामाद जो था वो मीर कासिम था। सिराजुद्दौला को 2 जुलाई 1757 को गिरफ्तार करके मुर्शिदाबाद लाया गया। उस वक्त रॉबर्ट क्लाइव मुर्शिदाबाद में मौजूद था। वहाँ पहुँचने से पहले ही उसने फोर्ट विलियम में अपने साथियों को ख़त लिख दिए थे। उसमें से ख़त में उन्होंने लिखा कि मुझे उम्मीद है कि मीर जाफ़र नवाब को तख्त से हटाए गए नवाब के साथ उसी मोहब्बत का इजहार करेंगे जो इन हालात में मुमकिन है। 2 दिन बाद उन्होंने एक और ख़त। नाज़रीन गिरामी, इस बीच चलते चलते एक बात वाज़ेह कर दूं कि मीर जाफ़र का भी जो तख्त नवाबुद्दौला ने हटाया था, यानी ये नवाबों के दरमियान में एक अजीब व गरीब किस्म की जंग चलते थे पहले के दौर में। ये उसके रियासत पर हमला किया, ये उसकी रियासत पर हमला किया, यही सिलसिला जारी था और इसी हमलों के दरमियान में अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाया था। बहरकैफ ये लंबी दास्तान है नवाबों की, उठाकर के आप देख लें। इस कौम ने सिर्फ अय्याशी की है और उसका फ़ायदा इस कदर उठाया गया है अंग्रेज़ों ने कि फिर भी बाज़ जगहों पर बाज़ हुक्मरानों ने, लेकिन ये बात है कि जो है जो कुछ भी है वो इसी देश में रखा, इसी देश में वो लोग रहे, इसी देश में मर मिटे। और बहुत सारी चीज़ें बाज़ नवाबों से जो है अंग्रेज़ डरा करते थे, उसमें से एक सिराजुद्दौला अपनी तमाम तर ख़ताओं के बावजूद, अपने तमाम तर अय्याशियों के बावजूद, जो तारीख़ में हमें पढ़ने और लिखने को मिलते हैं। बहरकैफ 2 दिन बाद उन्होंने एक और ख़त लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि सिराजुद्दौला अब इस दुनिया में नहीं रहे। नवाब मीर जाफ़र ने शायद उनको बचा लिया होता, लेकिन उनके बेटे मीरान ने सोचा कि मुल्क में अमन के लिए सिराजुद्दौला को मरना होगा। उन्हें कल सुबह खुशबाग में सुपुर्द खाक कर दिया गया। ये उन्होंने लेटर में लिख करके भेज दिया।
इस बात की तस्दीक करते हुए रॉबर्ट और मैं ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री ट्रांसैक्शन ऑफ द ब्रिटिश नेशन इन हिंदुस्तान में लिखते हैं कि तख्त बदर नवाब को आधी रात को उसी महल में मीर जाफर के सामने पेश किया गया था जिसमें कुछ दिन पहले तक वो रहा करते थे, जिनका उनका अपना महल था। सिराज ने मीर जाफर के सामने हाथ जोड़ते हुए कांपते हुए अपनी जान की अमा मांगी। उसके बाद सिपाही उनको महल के दूसरे कोने में ले गए। इसी दौरान मीर जाफर अपने दरबारियों और अहलकारों से मशवरा करते रहे कि सिराजुद्दौला के साथ क्या सलूक किया जाए। उसके पास 3 मुतबादिल रास्ते थे, या तो सिराजुद्दौला को मुर्शिदाबाद में कैद कर दिया जाए, या मुल्क से बाहर कैद किया जाए, या फिर उन्हें सजाए मौत दी जाए। बाज़ लोगों ने मशवरा दिया कि सिराज को जेल में जिंदा रख देना चाहिए, लेकिन मीर जाफर का 17 साला बेटा मीरान इसके सख्त खिलाफ था। इस पूरे मामले में जाफर की अपनी ना तो कोई राय थी और ना ही उनका कोई दखल था। हाल ही में शाये होने वाली किताब प्लासी द बैटल के मुसन्निफ सुदीफ चक्रवर्ती लिखते हैं कि मीरान ने अपने वालिद की खामोशी को उनकी रजामंदी समझा। उसने अपने वालिद से कहा कि आप आराम करें, मैं इनको संभाल लूँगा। मीर जाफर ने समझा कि कोई तशद्दुद नहीं होगा। उन्होंने देर रात तक लगने वाले अपने दरबार को बंद किया और अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, सैयद ग़ुलाम हुसैन ख़ान क्या लिखते हैं कि सिराजुद्दौला को किस अंदाज में मारा गया, मैं इसकी तफसीलात एक छोटे से ब्रेक के बाद पेश करता हूँ। मुझे इजाज़त दें। नाज़रीन गिरामी, इस्तक़बाल है सीधी बात की अनोखी महफिल में। नाज़रीन, दास्तान को अगर आगे पढ़ते हैं तो हमें मिलता है जिस तरह के लिखा है मज़मून निगार ने, जिनका नाम है और जिनकी जहाँ से मैं तफसीलात पेश कर रहा हूँ, रेहान फजल की, कि जुल्म की इंतहा कर दी गई थी। सैयद ग़ुलाम हुसैन के मुताबिक मीरान ने अपने एक साथी मोहम्मदी बेग, जिसका दूसरा नाम लाल मोहम्मद भी था, उसको सिराजुद्दौला को मारने का हुक्म दिया। जब मीरान अपने साथियों के साथ सिराजुद्दौला के पास पहुंचा तो सिराज को अंदाज़ा हुआ कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसने इल्तिजा की कि उसे मारने से पहले उसे वज़ू करने और नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाए। अपना काम जल्द ख़त्म करने के लिए कातिलों ने सिराज के सर पर पानी से भरा बर्तन उंडेल दिया। जब सिराजुद्दौला को एहसास हुआ कि उन्हें सुकून से वज़ू नहीं करने दिया जाएगा तो उन्होंने कहा कि उसे प्यास बुझाने के लिए पानी पिलाया जाए। रॉबर्ट और में लिखते हैं कि फिर तभी अचानक मोहम्मदी बेग ने सिराजुद्दौला पर खंजर से हमला किया। जैसे ही खंजर ने अपना काम किया, दूसरों ने अपनी तलवारें सोंत ली और वो सिराजुद्दौला पर पल पड़े, वो मुंह के बल गिर पड़े। यानी कि नमाज पढ़ने और पीने के लिए पानी तक नहीं दिया गया। और फिर आगे क्या हुआ, अगले दिन सिराजुद्दौला की मस्क शुदा लाश को हाथी की कमर पर लाद दिया गया और मुर्शिदाबाद की गलियों और बाजारों में घुमाया गया। ये उनकी शिकस्त का सबसे बड़ा सबूत था। सैयद ग़ुलाम हुसैन ख़ान उस बर्बरियत को बयान करते हुए लिखते हैं कि इस दरिंदगी के सफ़र के दौरान उस हाथी के महावत ने जानबूझकर हुसैन कुली ख़ान के घर के सामने हाथी को रोका। ठीक इस वाक़े के 2 साल कबल इसी हुसैन कुली ख़ान को सिराजुद्दौला ने कत्ल करवा दिया था। यहाँ पर सिराजुद्दौला की लाश से खून के कुछ कतरे उसी जगह गिरे जहाँ कुली ख़ान का कत्ल किया गया था। करम अली ने द मुज़फ़्फ़रनामा ऑफ करम अली में उसका तस्करा करते हुए लिखा है कि तकरीबन 70 बेगुनाह बेगमों को एक कश्ती में बिठाकर दरियाए होगली के वस्त में ले जाया गया था और कश्ती को वहाँ पर डुबो दिया गया था। जो सिराजुद्दौला के घर से ताल्लुक़ रखती थी, जाहिर सी बात है कि उनकी 4 बेगमी थी। सिराजुद्दौला ख़ानदान की बाकी ख़वातीन को जहर देकर के हलाक कर दिया गया। उन्हें ज़ेर आब मार दी जाने वाली ख़वातीन के साथ दरियाए हुगली के करीब ही खुशबाग नामी बाग में दफन कर दिया गया। सिर्फ एक औरत की जान बख्शी गई और ये सिराजुद्दौला की बहुत खूबसूरत अहलिया थी। मीरान और उसके वालिद मीर जाफ़र दोनों ने उन्हें शादी का पैगाम भेजा था। प्लासी की जंग जीतने के 1 साल के अंदर ही मीर जाफ़र का जलवा कम होने लगा। कुछ अरसे कबल तक मीर जाफ़र की वकालत करने वाले क्लाइव ने उन्हें दी ओल्ड फूल यानी बेवकूफ़ बूढ़ा और उनके बेटे मीरा को द वर्थलेस यंग डॉग यानी एक बेकार नौजवान कुत्ता करार दिया। सुस्ती, नाहली और अफ्यून ने मीर जाफ़र को एक सर तब्दील कर दिया था। नशे के आदी हो गए थे। नवाबों की ऐसी कहानियाँ हैं।
वह करीब 11 नवंबर 1758 को क्लाइव ने जानपेन को एक खत लिखकर कहा था, जिस शख्स को हमने तख्त पर बिठाया वो मगरूर, लालची और बात बात पर गाली देने वाला शख्स बन गया है। अपने इस रवैये की वजह से वो अपने अवाम के दिलों से दूर होता जा रहा है। क्लाइव के इंग्लैंड वापस आने से पहले मीर जाफ़र अपने फौज के 13 माह के बाकी किराए की सिर्फ 3 किस्तें अदा कर पाए थे। तनख्वाह ना मिलने की वजह से उनकी फौजी बगावत के मूड में आ गए थे। नाज़रीन, सर पेंडरल मून अपनी किताब वॉरेन हेस्टिंग्स एंड ब्रिटिश इंडिया में लिखते हैं कि मीर जाफ़र के फौजियों की घोड़े हड्डियों का ढांचा बन चुके थे। उन पर सवारी करने वाले उनसे थोड़े से ही बेहतर थे, यहाँ तक कि उसके अफसर भी फटे पुराने कपड़े पहन रहे थे। पलासी की लड़ाई के 3 साल के अंदर इंडिया के सबसे अमीर शहरों में एक मुर्शिदाबाद गरीबी की दहलीज पर आ खड़ा हुआ था। अंग्रेजों से दोस्ती करेंगे तो अंग्रेज आपको लूटेंगे। इस बर्बादी के लिए बहुत हद तक खुद मीर जाफ़र जिम्मेदार था। गुलाम हुसैन खान लिखते हैं कि मीर जाफ़र हमेशा महंगे जवाहरात पहनना पसंद करता था, लेकिन नवाब बनते ही उसने एक ही कलाई में मुख्तलिफ जवाहरात से बनी 6-7 ब्रेसलेट पहनना शुरू कर दिया। उसके गले में 3-4 लड़ियों की माला लटकी रहती थी। उसका सारा वक्त मौसीकी सुनने और ख़वातीन का रक़्स देखने में सर्फ होता था। कुछ ही दिन में ये वाज़ेह हो गया था कि मीर जाफ़र में बंगाल पर हुक्मरानी करने की सलाहियत नहीं है। वो एक अनपढ़ अरब सिपाही की तरह थे जिनका राजपाट से कोई वास्ता नहीं था। सर पेंडरल अपनी किताब द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट एंड डोमिनियन ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि क्लाइव ने खुद इंग्लैंड जाने वाले जहाज़ पर सवार होने से पहले कहा था कि मीर जाफ़र में हुक्मरानी का दम नहीं है, उनमें सलाहियत नहीं है कि वो अपने लोगों की मोहब्बत, उनका एतमाद हासिल कर सके। उनके बदइंतज़ामी ने बंगाल को इंतशार की तरफ धकेल दिया है। और दूसरी जानिब मीरान, उनके बेटे मीरान का हमदर्दी और रहमदिली से कोई सरोकार नहीं था। उनकी सबसे बड़ी तशवीश ये थी कि कैसे अली वर्दी खान के बकिया कुंबे को ख़त्म किया जाए ताकि मुस्तकबिल में बगावत के इम्कान को ख़त्म किया जा सके। गुलाम हुसैन खान लिखते हैं कि अली वर्दी खान के पूरे हरम को दरिया में डुबोने के बाद उसकी तवज्जो सिराजुद्दौला के 5 करीबी रिश्तेदारों पर मरकूज़ थी। पूरे के पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया सिराजुद्दौला की, नौकरों तक को नहीं छोड़ा गया। उसने सिराजुद्दौला के छोटे भाई मिर्ज़ा मेहदी को लकड़ी के 2 तख्तों के दरमियान रखकर पिसवा दिया था। बाद में मीरान ने इस कत्ल को सादी की कहावत को दोहराते हुए जायज़ करार दिया कि सांप को मारने के बाद उसके बच्चों को छोड़ना कोई दानिशमंदाना बात नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं। दूसरे हरीफों और साबिक इंतजामिया के अहम एहलकारों को मीरान ने दरबार के अहम दरवाजे पर अपने हाथों से छुरा घोंपकर हलाक किया या उन्हें जहर पिलवा दिया था। गुलाम हुसैन खान ने अपनी किताब में लिखा है कि मीरान सिराजुद्दौला के ख़ानदान के मारे गए लोगों की एक फहरिस्त रखता था और उसे ख़ास नोटबुक में अपनी जेब में रखता था। जल्दी उस फहरिस्त में मरने वालों की तादाद 300 हो गई। पूरे के पूरे सिराजुद्दौला के ख़ानदान से वाबस्ता थे। जब वॉरेन हेस्टिंग्स ने सिराज ख़ानदान के लोगों के कत्ल के बारे में सुना तो उसने कलकत्ता भेजी जाने वाली अपनी रिपोर्ट में लिखा कि कोई भी दलील इस विलन के करतूतों पर पर्दा नहीं डाल सकती है। मुझे कहने के लिए माफ़ किया जाए कि इस शख्स की हमारी हिमायत किसी भी तरह से जायज़ नहीं हो सकती। सिराजुद्दौला की पूरी हुकूमत को नीचे गिराने के लिए मीर जाफ़र का जिस अंदाज में इस्तेमाल किया गया अंग्रेज़ों की जानिब से, और उसके बाद फिर इसके ख़िलाफ़ साजिशें शुरू हुई अंग्रेज़ों की जानिब से, ये कहते हुए कि वो हुक्मरानी के लायक नहीं है। नाज़रीन गिरामी, आप तारीख़ उठा करके देख लीजिएगा कि जो है मुसलमानों की कहानी, वो चाहे जिस स्टेट में भी जाएं, जिन ममालिक में भी जाएं, उसकी जो खोदें आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इस कौम की बर्बादी का असल सबब 2 था। एक तो अय्याशी थी और दूसरी जो है अपनों से हिलन झगड़ना और अपनों की गद्दारी और मुनाफिकत। और ये चीज़ आज भी जारी है। यही वजह है कि आज फिर तारीख़ अपने आप को दोहरा रही है। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है।
तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार।